हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र विश्व के प्रमुख संविधान के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान में प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों पर चर्चा करूंगा। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जेनिंग्स ने इसी कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री को संपूर्ण विधान की आधारशिला बताया। सर सिडनी लो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के संबंध में लिखते हैं कि संसद में निश्चित बहुमत के रहते इंग्लैंड का प्रधानमंत्री वह सब कार्य कर सकता है जिसको जर्मनी का सम्राट और अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह कानून में परिवर्तन कर सकता है, करारोपण कर सकता है और उसे समाप्त कर सकता है। वह राज्य की सभी शक्तियों का निर्देशन कर सकता है। प्रशासन में प्रधानमंत्री को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे पहली है मंत्रिमंडल का निर्माण। वैधानिक शब्दावली के अनुसार मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से सम्राट द्वारा की जाती है, किंतु जहां तक वास्तविकता का संबंध है, मंत्रियों की नियुक्ति में सम्राट का कोई हाथ नहीं होता और प्रधानमंत्री जिन किन्हीं व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करने की सिफारिश करता है, सम्राट उसे स्वीकार कर लेता है। यद्यपि प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों का चुनाव करने में अपने दल के अंदर विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और समुदायों को प्रतिनिधित्व, सदस्यों की दक्षता, उनकी समाज सेवा की भावना आदि का ध्यान रखना होता है, लेकिन अंतिम रूप से इस संबंध में प्रधानमंत्री की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। व्यवहारिक अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि इस संबंध में न तो संसद और न ही दलीय कार्यपालिका ने उसके ऊपर कोई दबाव डाला है। यद्यपि सामान्यतः ब्रिटेन में एक दलीय मंत्रिमंडल की परंपरा है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने दल से बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल में ले सकता है। वह संसद से बाहर के व्यक्ति को भी मंत्रिमंडल में ले सकता है यदि किसी विशेष कार्य को रोकने के लिए उसकी दृष्टि में वही सर्वाधिक उपयुक्त हो। उदाहरण के लिए, बाल्डविन ने 1924 में चर्चिल को वित्त मंत्री नियुक्त कर दिया, यद्यपि उस समय चर्चिल को दल में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं थी। 1966 में हैरोल्ड विल्सन ने पैट्रिक गार्डन वाकर को विदेश विभाग के सचिव जैसा महत्वपूर्ण पद प्रदान कर दिया, यद्यपि वह आम चुनाव में हार गया था। ये घटनाएं सहयोगियों के चुनाव में प्रधानमंत्री द्वारा अपनाए गए स्वविवेक की प्रतीक है। न केवल सहयोगियों के चुनाव वरन उनके बीच विभागों के वितरण में भी प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में प्रधानमंत्री जो निर्णय करता है, सामान्यतः उसे अस्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि पद अस्वीकृति का तात्पर्य न केवल संसद के उस कार्यकाल के लिए पदहीनता वरन सदैव के लिए ही मंत्री पद से वंचित रहना और कभी कभी तो राजनीतिक जीवन की समाप्ति होता है। सर रॉबर्ट हार्न व्यापार मंत्रालय के प्रधान के रूप में अत्यंत सफलता के साथ कार्य कर चुके थे, लेकिन जब उन्होंने 1924 में बाल्डविन द्वारा दिए गए श्रम सचिव का पद अस्वीकार कर दिया, तो भविष्य में कभी किसी पद के लिए उनके नाम पर विचार ही नहीं किया गया। इस प्रकार के अन्य कुछ उदाहरण हैं, लेकिन चर्चिल और एमरी जैसे कुछ अपवाद भी हुए। मंत्रिमंडल का दूसरा कार्य है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिमंडल का निर्माण वरन उसकी समस्त कार्यवाही का संचालन भी करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है और मंत्रिमंडल की कार्यविधि पर उसका नियंत्रण होता है। व्यवहारतः प्रत्येक मंत्री किसी मुख्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के पूर्व प्रधानमंत्री की राय अवश्य ही लेता है, और ये बात तो उसे मंत्रिमंडल का पथ प्रदर्शक बना देती है। मंत्रिमंडल के निर्माण तथा नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री का सर्वोपरि हाथ रहता है। यद्यपि मंत्रिमंडल के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर गोपनीय किंतु स्वतंत्र विचार विमर्श की प्रक्रिया को अपनाया जाता है और विवादास्पद विषय पर मतदान की प्रक्रिया को भी अपनाया जा सकता है, किंतु सामान्यतः प्रधानमंत्री का विचार ही निर्णायक होता है। मंत्रिमंडल उसे अपने निर्णय के रूप में अस्वीकार कर लेता है। मंत्रिमंडल का अंत। विधि के अनुसार मंत्रियों को पदच्युत करने का अधिकार सम्राट का विशेषाधिकार है, लेकिन व्यवहार तो ये परंपरा स्थापित हो गई है कि इस अधिकार का प्रयोग वह प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर करेगा। मंत्री परिषद को अधिकार है कि वह अपने एक या अधिक सहयोगियों की पदच्युति या संपूर्ण मंत्रिमंडल के अंत की सिफारिश सम्राट से कर सकता है।
यदि प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र दे दे तो उसके त्यागपत्र के साथ स्वतः ही पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। प्रधानमंत्री से अंतिम रूप से असहमत मंत्री को त्यागपत्र देना ही होता है। मंत्रिमंडल के अंतर्गत ही मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की शक्ति भी सम्मिलित है। लास्की के शब्दों में वह अपने मंत्रिमंडल में जब चाहे तब जैसे चाहे वैसे परिवर्तन कर सकता है। लास्की के कथन की पुष्टि अभी हाल ही के उदाहरणों में हुई है। 15 सितंबर 1981 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर द्वारा 6 कैबिनेट मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया। 10 मंत्रियों के विभागों में भारी परिवर्तन किए गए। मंत्रिमंडल के इस पुनर्गठन में दल के कुछ महत्वपूर्ण लोगों को मंत्रिमंडल से अलग कर दिया गया। जून 1983 और उसके बाद जून 1987 में अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करने में भी प्रधानमंत्री थैचर द्वारा ही ऐसी स्वतंत्रता का परिचय दिया गया। प्रधानमंत्री की यह शक्ति मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री को नियंत्रण बनाए रखने में सहायक होती है। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री को प्राप्त इस स्थिति के आधार पर लास्की लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु है। वह उसके निर्माण, उसके जीवन और उसके अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है। अगला है चौथा, शासन पर नियंत्रण। सिद्धांत रूप में देश का शासन प्रमुख राजा है, किंतु व्यवहार में शासन प्रमुख के सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। शासन पर सर्वोच्च नियंत्रण रखने हेतु उसके द्वारा शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित किया जाता है। उसके द्वारा यह कार्य विभिन्न विभागों के मंत्रियों में मध्यस्थता करते हुए विभिन्न विभागों को आदेश निर्देश देते हुए किया जाता है। राजकीय सम्मान प्रदान करने का कार्य सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर ही किया जाता है। इस प्रकार सभी महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर नियुक्तियां या तो प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं की जाती है या उसके परामर्श के आधार पर सम्राट द्वारा की जाती है। बिशप, राजदूत, न्यायाधीश, विभागीय प्रमुखगण, उपनिवेशों के गवर्नर, स्थायी आयोगों और बोर्डों के मुख्य अधिकारी प्रधानमंत्री के ही कृपा पात्र होते हैं। यद्यपि नियुक्तियों के संबंध में विभागीय मंत्रियों की राय ली जाती है, फिर भी प्रधानमंत्री का ही निर्णय अंतिम होता है। अंत में कोष का प्रथम लॉर्ड और कोष के संस्थापन मंडल का अध्यक्ष होने के कारण कोष के उच्च पदाधिकारियों के चयन में प्रधानमंत्री की सहमति आवश्यक होती है। परराष्ट्र संबंधों का संचालन। प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण अधिकार और कार्य परराष्ट्र संबंधों का संचालन है। परराष्ट्र मंत्रालय चाहे उसके पास हो या न हो, परराष्ट्र संबंध के सुचारू संचालन का अंतिम दायित्व तो उसका ही समझा जाता है और व्यवहार में 1945-50 के काल को छोड़कर प्रधानमंत्री एटली का कार्यकाल सदैव वैदेशिक मामलों का महत्वपूर्ण नियंत्रण रखता रहा। दूसरे देशों के साथ किए जाने वाले महत्वपूर्ण समझौतों पर ब्रिटेन की ओर से परराष्ट्र मंत्री के द्वारा नहीं वरन प्रधानमंत्री के द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाते हैं। अगला है लोक सदन का नेतृत्व। लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्राप्त होता है और उसके द्वारा शासन प्रमुख के साथ साथ लोक सदन के नेता के रूप में कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन करता है। वह व्यवस्थापन के संबंध में नीति निर्धारित कर संसद का प्रदर्शन करता है। समस्त सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण में तथा उसके परामर्श के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं। वार्षिक आय व्यय तैयार करने में भी प्रधानमंत्री का प्रमुख हाथ रहता है। सदन के अध्यक्ष तथा विरोधी दल के नेता के परामर्श से वह संसद का समय विभाजन तथा कार्यक्रम तैयार करता है। दलीय सचेतकों के माध्यम से वह दल के सदस्यों को आवश्यक आदेश देता है। संसद में शासन की नीति से संबंधित अंतिम तथा अधिकृत घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। लोक सदन के नेता के रूप में उसकी एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति लोक सदन को विघटित करने की है। प्रधानमंत्री सम्राट को लोक सदन विघटित करने की सिफारिश करता है। सम्राट साधारणतः उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री के हाथ में बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र होता है जिसके आधार पर वो लोक सदन के सदस्यों को अनुशासित और नियंत्रित रखता है। प्रधानमंत्री द्वारा लोक सदन का नेतृत्व किए जाने के कारण बजट सहित व्यवस्थापन का समस्त कार्य प्रधानमंत्री की इच्छानुसार संपन्न होता है। उसी के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति से भिन्न और उच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति व्यवस्थापन कार्य से कोई संबंध नहीं रखता।
अनेक बार कानून निर्माण के संबंध में उसकी स्थिति नितांत असहाय होती है, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री न केवल शासन व कानून निर्माण के क्षेत्र में भी नेतृत्व करता है। इसी आधार पर प्रधानमंत्री के संबंध में रैमजे मेयर लिखते हैं कि उसको इतनी अधिक शक्तियां प्राप्त है जितने कि संसार में अन्य किसी संवैधानिक शासक को, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं है। जब तक लोक सदन में उसके दल का बहुमत रहता है, वह ऐसे कार्य करता है जो कि राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। वह विश्वास के साथ पहले से ही ये वचन दे सकता है कि अमुक संधि कर ली जाएगी, उससे संपुष्टि प्रदान की जाएगी कि संसद द्वारा अमुक कानून पास किया जाएगा अथवा अमुक धनराशि को स्वीकृति दे दी जाएगी। मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी। प्रधानमंत्री सम्राट का मुख्य परामर्शदाता तथा मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच संपर्क स्थापित करता होता है। मंत्रिमंडल के निश्चयों और शासन संबंधी अन्य निर्णयों की सूचना प्रधानमंत्री सम्राट को देता है। इसके संबंध में सम्राट द्वारा किए गए परामर्श को वह मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। 19वीं सदी तक प्रधानमंत्री की उपेक्षा करके अन्य मंत्री सम्राट से सीधा संपर्क स्थापित कर लेते थे, लेकिन आजकल ये परंपरा हो गई है कि अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सहमति से ही सम्राट से भेंट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का ये सामान्य सा प्रतीत होने वाला कार्य व्यवहार में पर्याप्त महत्व रखता है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व। राजनीतिक, आर्थिक और अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। सन 1929 में मैकडोनाल्ड ने अमेरिकी राष्ट्रपति हूवर के साथ बार बार वार्तालाप करके इंग्लैंड तथा अमेरिका के बीच संबंध स्थापन में प्रशंसनीय योगदान दिया। 9वां राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ संबंध। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का यह कार्य है कि वो राष्ट्रमंडलीय देशों से संपर्क स्थापित रखे, महत्वपूर्ण विषयों में उनसे परामर्श लेता रहे। 10वां है प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक। इन सब के अतिरिक्त एक तथ्य जो प्रधानमंत्री को ब्रिटिश राजनीति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बना देता है, यह है कि वर्तमान समय में सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन होता है। राजनीतिक दलों द्वारा अपनी नीतियों के आधार पर नहीं, वरन अपने नेता की व्यक्तित्व के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। 1945 का आम चुनाव अनुदार दल के द्वारा चर्चिल के नाम पर ही लड़ा गया था और अनुदार दल का प्रमुख नारा था, उसको युद्ध का अधूरा काम पूरा करने दो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान, संसद का नेता, सामान्य नीति से संबंधित विषयों पर सम्राट के विचार विनिमय करने का माध्यम, देश में दल का सर्वमान्य नेता और सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप होता है। धन्यवाद।